गीजा में पिरामिड दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक हैं। वे कुछ सबसे पुराने भी हैं। उनके बारे में कई मिथकों और किंवदंतियों का आविष्कार किया गया है, क्योंकि वे 400-500 साल पहले बनाए गए थे। पिरामिड प्राचीन मिस्र के मकबरे हैं। फिरौन, उनके राजा और रानी। फिरौन को ममीकृत किया गया था और पिरामिड के अंदर कई खजाने के साथ दफन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिरौन के बाद के जीवन में एक अच्छा जीवन था। पिरामिडों को लुटेरों को सोने और प्रसाद से दूर रखने के लिए भी बनाया गया था, जिसके साथ फिरौन को दफनाया गया था। पिरामिड पत्थर से बने हैं और उनके अंदर कई छिपे हुए कक्ष हैं। पुरातत्वविद आज इन कक्षों के उद्देश्यों पर बहस करते हैं। आप वर्चुअल टूर पर ग्रेट पिरामिड के अंदर के कक्षों का पता लगा सकते हैं। पिरामिड के पास छोटे मकबरे एक घर की तरह एक लंबी सपाट आयताकार संरचना है। यदि आप इनमें से कई को एक दूसरे के ऊपर ढेर करके देखते हैं तो आपको पिरामिड का आकार दिखाई देने लगा है। गीजा में 3 बड़े पिरामिड और 11 छोटे पिरामिड हैं। प्रमुख पिरामिड फिरौन के लिए बनाए गए पिरामिड हैं, खुफू, खाफरे और मेनकौर। गीजा में बनने वाला पहला पिरामिड खुफू का पिरामिड था। आज हम इसे महान पिरामिड कहते हैं। प्राचीन मिस्रवासी एक कृषि प्रधान समाज में रहते थे। वे प्रतिदिन सूर्य को उदय और अस्त होते हुए देखते थे। उन्होंने चांद को बढ़ते और घटते देखा, और उन्होंने यह भी देखा कि हर साल बाढ़ का पानी उनके खेतों में डूब जाता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ, उन्होंने देखा कि धरती के ऊंचे शिखर पानी से बाहर निकलते हुए नए विकास को अंकुरित करना शुरू कर देंगे। प्राचीन मिस्र के मन में पृथ्वी के इन टीलों ने नए जीवन का प्रदर्शन किया। मिट्टी के एक टीले को पानी से निकलने वाले नए जीवन के स्रोत के रूप में देखा गया। जैसा कि वे अपने मंदिरों में पूजा करते थे, वे कभी कभी जीवन की शुरुआत के प्रतिनिधित्व के रूप में मिट्टी के एक टीले को शामिल करते थे। कभी कभी यह मिट्टी या रेत का एक टीला होता था और एक समय के बाद यह अधिक स्थायी रूप से पत्थर के एक खंड में विकसित होने लगा। पत्थर एक छोटे पिरामिड आकार में विकसित हुआ। इस प्रकार प्राचीन मिस्रवासियों के लिए पिरामिड आकार नए जीवन के विचार से जुड़ा था, जो पृथ्वी से पानी से बाहर निकलता था और सूर्योदय की रोशनी और गर्मी में पनपता था। ओसिरिस पुनरुत्थान और उसके बाद के जीवन के देवता थे। उर्वरता और कृषि और वनस्पति के देवता थे, जैसे वह हरे रंग की त्वचा के साथ चित्रित किया गया है और फिरौन की दाढ़ी के साथ अपना अधिकार दिखाता है। वह एक विशिष्ट पंख वाला सफेद मुकुट पहनता है और वह एक चरवाहे के उपकरण रखता है। उसके पैर कपड़े में लिपटे हुए हैं, जैसे एक मम्मी के होंगे। मृत्यु के बाद जीवन का प्रतीक होगा। इन प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत है। इसीलिए मृतकों को नील नदी के पश्चिम में दफनाया जाता था, जहां प्रतिदिन सूर्य अस्त होता था। जो पिरामिड बनाए गए थे, वे केवल एक मृत शासक के सम्मान में बनाए गए स्मारक नहीं थे। इसके बजाय उन्हें अंदर फिरौन के लिए पुनरुत्थान और अनंत जीवन के एक उपकरण के रूप में देखा गया। प्राचीन मिस्रवासियों के मन में पिरामिड के आकार ने उनके देवता ओसिरिस की जीवन शक्ति को पिरामिड के रूप में पहाड़ी की जीवन शक्ति के साथ जोड़ दिया, ताकि सूर्य से ऊर्जा खींची जा सके और उनके लिए अस्तित्व का एक नया रूप लाया जा सके। शासक। यह कुछ इस तरह था जैसे एक बीज धरती में बोया जाएगा और एक नई फसल उगाने के लिए अंकुरित होगा। द ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, कई कारणों से अद्भुत है और दुनिया का एकमात्र जीवित प्राचीन आश्चर्य है। इसका एक कारण इसका विशाल आकार है। यह अपने आधार पर हर तरफ 7 फीट मापता है। यह मूल रूप से 84 फीट लंबा था जब इसे बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड में पत्थर के 2 मिलियन से अधिक ब्लॉक होने का अनुमान है, जिन्हें काटकर साइट पर ले जाया गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पूरे पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 कक्ष हैं और उन तक पहुंचने के लिए मार्गों की एक लंबी व्यवस्था है। इन मार्गों और कक्षों को जाल और विशाल पत्थरों की एक श्रृंखला से अवरुद्ध कर दिया गया था। पिरामिड को देखकर यह मानना आसान है कि इसे बनाने के लिए हजारों दासों को श्रम करने के लिए मजबूर किया गया था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि उसने सुना है कि 100,000 दासों ने पिरामिडों का निर्माण किया था, लेकिन आज पुरातत्वविदों ने इसके विपरीत राय बनाई है। पिरामिड के पूर्व बिल्डरों की कब्रों और बस्तियों का अध्ययन किया गया और उनकी हड्डियों की जांच की गई। हड्डियों से पता चलता है कि पिरामिड पर काम करने वाले लोग वास्तव में मिस्र के थे। पिरामिड निर्माता पूरे मिस्र से गीजा में खींचे गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल मजदूरों का एक स्थायी कार्यबल था, जो एक प्रतिष्ठान में अपने परिवारों के साथ रहते थे। गांव। यह ज्ञात नहीं है कि इस गांव में कितने कुशल श्रमिक रहते थे, लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 5,000 है।
इस गांव ने श्रमिकों के लिए चिकित्सा देखभाल सहित कई सहायक सेवाएं प्रदान की। 2 बेकरियों की खोज की गई है, साथ ही एक मछली बाजार, एक तांबा प्रसंस्करण संयंत्र और अन्य उद्योग भी खोजे गए हैं। माना जाता है कि खुफू के पिरामिड पर काम करने में लगभग 20 साल लग गए। पिरामिड गांव के बाहर अधिक अस्थायी आवास में संभावित रूप से 20,000 अतिरिक्त कर्मचारी थे, जो गीजा में रहते थे, शायद 3-4 महीने की शिफ्ट के लिए। हो सकता है कि इन अतिरिक्त कर्मचारियों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर किया गया हो या वे स्वेच्छा से काम पर आए हों। ऐसा माना जाता है कि नील नदी में बाढ़ आने की अवधि के दौरान कई श्रमिक आए थे और खेतों की देखभाल नहीं की जा सकती थी। इन श्रमिकों को मजदूरी मिली। एक मजदूर के लिए मानक राशन 10 रोटियां और बियर का एक माप था। रोटी का उपयोग अन्य वस्तुओं के विनिमय या विनिमय के लिए किया जा सकता था, क्योंकि वर्तमान में कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी। इन श्रमिकों को बाद के जीवन में उपयोग के लिए उनके बगल में रखे भोजन के कंटेनरों सहित उचित अंत्येष्टि भी प्राप्त हुई। इस प्रकार की अंत्येष्टि दासों को नहीं दी गई होगी। फिरौन खुफू के पिता फिरौन स्नेफरू थे। अपने जीवन काल के दौरान स्नेफरू ने उसके लिए 4 अलग अलग पिरामिड बनाने का अनुरोध किया। उनके शाही बिल्डरों ने पिरामिड बनाने का सबसे स्थिर तरीका सीखने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया। इन डिजाइनों को देखकर कुशल कारीगरों ने अस्थायी श्रमिकों के साथ नई निर्माण क्षमता विकसित की। साथ ही इस महत्वपूर्ण इमारत को बनते देख पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और गौरव का भाव आया, और जो भोजन वे कमाते थे उससे उनकी सहायता होती थी और वे उन्हें अब के साय अब के गांवों में ले जाते थे। जैसे ही नए श्रमिक पिरामिड बनाने पहुंचे, उन्हें दल में संगठित किया गया। एक दल में 2000 पुरुष शामिल थे। इस दल को 8000 श्रमिकों के 2 गिरोह में विभाजित किया गया था और फिर प्रत्येक गिरोह को 200 प्रत्येक के 5 समूहों में विभाजित किया गया था, या शायद 100 प्रत्येक के 10 समूहों में। इन छोटे समूहों को जनजातियां कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने इन गिरोहों के कुछ नामों की खोज की है, जैसे मैनक्योर के मित्र या मैनक्योर के मजदूर, और उन्हें अलग अलग भवन निर्माण कार्य सौंपे गए, कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए। पिरामिड के कुछ ब्लॉकों पर इन गिरोहों के नाम के साथ भित्ति चित्र हैं, जो चित्रलिपि में लिखे गए हैं। गिरोहों ने चित्रलिपि के एक सरलीकृत रूप का उपयोग किया, जो अभी प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल किया जाना शुरू हो रहा था, जिसे हिएरेटिक कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने निर्धारित किया है कि पिरामिड के लिए पत्थर विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। पिरामिड ज्यादातर चूना पत्थर से सीधे पिरामिड के दक्षिण में पठार पर बनाए गए थे। जब वे लगभग समाप्त हो गए थे, तब प्रत्येक पिरामिड को तुरा से लगभग 9 मील की दूरी पर और गीजा से नील नदी के पार ठीक सफेद चूना पत्थर से पूरी तरह से कवर किया गया था। यह चूना पत्थर भूमिगत सुरंगों से खनन किया गया था। खुले गड्ढे खनन तकनीकों के बजाय असवान ग्रेनाइट ब्लॉकों का उपयोग राजा के दफन कक्ष क्षेत्र के लिए किया गया था। इन पत्थरों को 500 मील दूर से नावों पर तैराया गया और सीधे गीजा पठार पर गहरे चैनलों में लाया गया। प्राचीन काल में नील नदी का जल उस पठार के निकट आ गया था जहां आज आधुनिक नगर स्थित है।